तो निबंध और पत्र लिखने का सही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर यह निबंध और पत्र आपने तैयार कर लिया, जो मैं आपको एक एग्जाम्पल में दूंगा, अगर बेटा वो आपने अगर तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम में आप समझिए कि 100% आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं हम लोग हमारा जो फॉर्मेट रहेगा इस तरीके का है और कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, पूरा यहाँ पे विधिवत मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, निबंध और पत्र लिखने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, ये हमारे पास है कक्षा 10वीं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि निबंध और ये सभी क्लास में होता है बेटा, तो मैंने 10 और 11 दोनों क्लास के लिए ये कर दिया है। ठीक है, तो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा बेटा, और एग्जाम में कई बार ये आता भी है। ठीक है, तो हिंदी निबंध लिखने और पत्र लेखन का प्रारूप और उदाहरण का मैं आपको प्रारूप दिखाऊंगा, और उसके मैं आपको उदाहरण भी दिखाऊंगा बेटा। ठीक है, तो देखिए निबंध लेखन क्या होता है, ए से राइटिंग क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा प्रारूप। प्रारूप फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले लिखी जाती है बेटा भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आप जो टॉपिक लिखने वाले हो उसका इंट्रोडक्शन कीजिए बेटा पहले तो। ठीक है, निबंध की शुरुआत आकर्षक एवं संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी निबंध की जब आप शुरुआत करो तो बहुत छोटी होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति उसको देखे तो उसे पढ़ने के लिए इच्छुक रहे, यानी बार बार पढ़ना चाहे। ठीक है, विषय का परिचय दें। ठीक है, विषय का आपको क्या देना है, विषय का आपको परिचय भी देना है, और अपनी रुचि व्यक्त करें, यानी कि आप जो टॉपिक लिखने वाले हो उसके लिए आपकी क्या रुचि है उसको भी आप देख लें। ठीक है, उसको भी विस्तार से बताएं। अगला है विषय विस्तार, यानी कि बॉडी, हमारा शरीर है बॉडी, तो उसके बारे में आप बताएं कि मुख्य भाग में विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें, यानी जो उसके मेन पॉइंट है उनको आप विस्तार से चर्चा करें। अपने विचारों को क्रमबद्ध और तार्किक रूप से प्रस्तुत करें, जैसे उदाहरण दें, उद्धरण करें, तत्वों का उपयोग करें कि ये हो सकता था या ऐसा है, तो इस तरीके के तत्व यानी कि उपयोग करें बेटा। ठीक है, लास्ट में आपका जो हेडिंग आएगी वो आएगी उपसंहार, यानी कि कंक्लूजन। तो बेटा इसमें क्या करना होता है, निबंध का अंत संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए, यानी जो आप अंत करते हो निबंध का तो वो आपका थोड़ा प्रभावशाली होना चाहिए बेटा। मुख्य बिंदु को संक्षेप में दोहराएं और अपने विचारों को सर्वोच्च स्थिर करें, यानी जो आपने ऊपर बताया है उन्हीं पॉइंटों को आप दोबारा से क्या कर दें बेटा, रिकॉल करें एक बार, और उन्हीं को आप दोबारा से हाईलाइट कर दें। ओके, आगे और एक दो पॉइंट हैं, अभी उनको देखते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए आपका निबंध आया बेटा किस पे, इंटरनेट वरदान या अभिशाप, यानी जो इंटरनेट है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। तो इसके ऊपर मान लीजिए अगर निबंध आ गया, और मैंने बताया कि मैं आज जो निबंध बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट भी हैं, तो उनको सभी बच्चे एक बार तैयार कर लें अच्छे तरीके से। देखिए बेटा, इंटरनेट का जो है वो वरदान है हमारे लिए या अभिशाप है बेटा, तो देखो इसको आप किस तरीके से बताएंगे। तो देखिए इसकी आप भूमिका लिखेंगे सबसे पहले। अब भूमिका में देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, भूमिका में यहाँ पे आप लिखेंगे, भूमिका में लिखें आज इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है, यह ज्ञान का भंडार है, संचार का माध्यम है और मनोरंजन का साधन है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। देखिए जो हमारा निबंध है इंटरनेट पे, तो इंटरनेट हमारे लिए कैसा है, इंटरनेट हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए बुरा भी है, दोनों परिणाम है। यानी कि ये सही भी है एक तरीके से और एक तरीके से ये सही नहीं भी है। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं और कुछ ऐसे परिणाम भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद के हैं। तो ये तो हो गई हमारी भूमिका। अब आप इसी में क्या लिखेंगे, विषय विस्तार बताइए, यानी कि किस पे आप बताने वाले हो। तो देखिए इंटरनेट ने हमारे जीवन को कई तरह से सरल बना दिया है। हम घर बैठे ही दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मित्रों और परिवार से संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। यह शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य समस्याएं,
साइबर अपराध और सामाजिक अलगाव बढ़ रहा है। यानी गलत सूचना और भ्रामक सामग्री का प्रसार बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कि इंटरनेट से क्या है कि बहुत सी हमारे जो सूचनाएं हैं वो हमें भ्रमक करने के लिए दी जाती हैं। लोग आजकल आपने देखा हो यूट्यूब पे बहुत सी फेक न्यूज़ चलती रहती हैं। तो फेक न्यूज़ वो इसीलिए चल रही है क्योंकि नेट पर्याप्त मात्रा में है। और तो हमने बताया कि इंटरनेट को कुछ लोग सही तरीके से यूज करते हैं, कुछ लोग इंटरनेट का मिस यूज करते हैं बेटा। ठीक है। अगला है हमारे पास उपसंहार। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, इंटरनेट एक दो धारी तलवार है। इंटरनेट क्या है बेटा, एक दो धारी तलवार है। इसका उपयोग हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, जबकि दुरुपयोग बेटा अभिशाप हो सकता है। हमें इंटरनेट के लाभों का आनंद लेते हुए इसके खतरों को भी सावधान रहना चाहिए। यानी इंटरनेट हमारे लिए बेटा क्या है, एक दो धारी तलवार है। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तो वरदान भी साबित हो सकता है और हानिकारक, यानी इसका अगर दुरुपयोग देखा जाए तो ये हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेट पे था, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसको आप सभी बेटा एक बार अपनी बुक से या अलग से आप पढ़ सकते हो, या जितना मैंने आपको दिया है इतने में आप थोड़ा बहुत अपने पास से बढ़ा लीजिए तो आपका काम चल जाएगा, यानी आपको अंक पूरे मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास बेटा पत्र लेखन। अब देखिए बेटा पत्र कैसे लिखे इसको आप सभी समझ लीजिए। देखिए पत्र लेखन में बेटा क्या होता है, राइटिंग में, पत्र लेखन में देखिए सबसे पहले उसका प्रारूप पता होना चाहिए बेटा आपको, कि आप इसको लिख किस लिए रहे हो, किसके लिए लिखोगे, ये आपको प्रारूप पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो प्रकार के पत्र होते हैं बेटा। एक पत्र होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है। तो पहले हम दोनों का फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर एक एक का मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले देख लेता हूँ, शिल्पी गुप्ता। हेलो सर। हेलो बेटा। तो देखिए शिल्पी, मैंने जो अभी आपको एक निबंध बताया था इंटरनेट पे वरदान या अभिशाप, तो उसको आप रेडी कर लीजिए। उसकी कुछ लाइनें अपने पास से ऐड कर ली, जितनी मैंने लिखाई है वो तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक है। अब औपचारिक क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है बेटा, इसमें सबसे पहला आता है प्रेषक का पता, यानी कि सेंडर का एड्रेस, यानी जो लेटर भेजता है उसका एड्रेस बेटा। ठीक है। यानी सबसे ऊपर बाईं ओर अपना परिचय लिखें, यानी अपना पता लिखें बेटा। ठीक है। फिर क्या डालें बेटा, दिनांक डालें, यानी प्रेषक के पते के नीचे दिनांक डालें, यानी जहाँ पे आपने अपना पता डाल रखा है उसी के नीचे आप क्या करिए, अपना दिनांक भी डालिए बेटा। ठीक है। अगला पॉइंट है प्राप्तकर्ता का पता। फिर आप लिखोगे प्राप्तकर्ता का पता, यानी जिसको आपने भेजा है उसका पता लिखोगे, रिसीवर का बेटा। ठीक है। बाईं ओर प्राप्तकर्ता का पता और पदनाम, और बेटा पता दोनों चीज़ें लिखिए, उसका पदनाम भी लिखिए और पता भी लिख दी। ठीक है। अगला पॉइंट है विषय बेटा। फिर आपको क्या बताना है, विषय आपको बताना है बेटा। अब देखिए विषय में आप क्या बताओगे, पत्र का संक्षिप्त विषय और स्पष्ट रूप में लिखें। इन जो भी उसका बेटा विषय है उसको आप संक्षिप्त रूप में लिखें, जिससे अच्छा थोड़ा लगे। ठीक है। लास्ट में बेटा अपना संबोधन करें और महोदय या महोदया करके लिखें, जैसे हम लोग लिखते हैं महोदय, कि जो जो आपको प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट हैं उनको भी देखते हैं हम लोग। फिर देखिए लास्ट में लिखोगे आप पत्र का मुख्य भाग, यानी बॉडी ऑफ लेटर लिखिए। अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखें, यानी जो भी आप बोलना चाहते हो पत्र में उसको आप यहाँ पे स्वच्छ भाषा में लिख दें। लास्ट में थोड़ा धन्यवाद का भी मैसेज लिखें, कि अंत में धन्यवाद लिखें, कि जैसे आपने लेटर लिख दिया तो उसको आप धन्यवाद भी तो बोलोगे, तो धन्यवाद लिख दीजिए। ठीक है। और भवदीय या भवदिया, योर सिंसियर या फैथफुली आप लोग बेटा लिख सकते हो। वहाँ पे आपको अपना नाम और हस्ताक्षर करने। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा औपचारिक लेटर का फॉर्मेट बेटा। अभी मैं औपचारिक लेटर आपको एक लिखा हुआ दिखाऊंगा। ये तो मैंने जितना अभी आपको केवल बताया है, कि जो हेडिंग आपकी पढ़ेंगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि कौन कौन सी हेडिंग बेटा पढ़ेंगी। ओके। अभी मैं लेटर भी आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने अभी दिखाया था निबंध वाला। ये निबंध वाला आप सभी तैयार कर लें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे हिसाब से 2025 में ये बेटा आएगा। ओके। अब देखिए बेटा अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर बेटा क्या होता है, विषय प्यारा क्या होता विषय
मतलब समझ में नहीं आया शिल्पी, क्या पूछ रही हो आप? ठीक है, तो देखिए अनौपचारिक में क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे विषय, विषय क्या होता है ये पूछ रही हो ना? देखिए बेटा, विषय क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने लेटर किसी के लिए लिखा है। अब मान लीजिए मैं एक स्कूल, जैसे हमारा है तो मैं स्कूल चलाता हूँ, जैसे अब मान लीजिए कि हमें जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखना है। ठीक है, किस लिए लिखना है, मान लीजिए हमें वहाँ से बोर्ड वाली कापी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बोर्ड परीक्षा, विषय मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी आपकी विषय, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आ उत्तर पुस्तिका संख्या और बा उत्तर पुस्तिका के संबंध में। ठीक है, बस इस तरीके से लिखा जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा बिल लिखा हुआ आपको। ठीक है, अगला हमारे पास जो पॉइंट रहेगा बेटा, देखिए क्या अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। तो देखिए ये बेटा क्या होता है, इनको आप पढ़ लीजिए। देखिए ये होता है प्रेषक का पता, यानी सेंडर ऑफ एड्रेस, यानी सबसे ऊपर बाईं ओर बेटा अपना पता लिखें, यानी जो लेटर भेजता है वो अपना पता लिखेगा बेटा। ठीक है, फिर लिखेंगे उसी के नीचे दिनांक लिखेंगे, या प्रेषक के पते के नीचे बेटा क्या करिए, आप अपने दिनांक डाल दीजिए। ओके, फिर क्या करिए, संबोधन कीजिए बेटा। संबोधन में प्रिय मित्र, यानी मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, पिताजी को लिख रहे हो तो प्रिय पिताजी, माता जी को तो प्रिय माता जी आदि लिखें, यानी जिसको आप लिख रहे हो उसको आप मेंशन कीजिए। ठीक है, फिर आप लिखेंगे पत्र का मुख्य भाग बेटा। अब पत्र का मुख्य भाग में आप लिखेंगे कि अपनी बात को स्वाभाविक और स्नेहपूर्ण भाषा में लिखिए, यानी आप जो लेटर में लिखते हो, जो भाषा लिखते हो वो ऐसी लिखिए कि उसमें आपको प्यार यानी कि स्नेह झलके, आपकी बात जो आप बोल रहे हो उसमें ऐसा लगे कि कुछ मधुर वाणी हो बेटा। ठीक है, और समापन जब आप करेंगे तो लिखेंगे अपना स्नेह, आपका प्यारा आदि, यानी जो भी आपका हो स्नेह, आपका प्यारा भाई या आपका प्यारा बेटा या आपका प्यारा जो भी हो, वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। और लास्ट में बेटा अपना नाम लिखेंगे, योर नाम, अपना नाम वहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया मेरा अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट बेटा। ठीक है, दिलीप कुमार गुप्ता, हेलो सर, हेलो बेटा। आगे देख लेते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। पहले देखिए हमने उदाहरण लिया है औपचारिक पत्र का, यानी फॉर्मल लेटर। अभी मैंने आपको फॉर्मल लेटर के ये कुछ प्रारूप दिखाए थे। देखिए प्रेषक का पता, दिनांक। तो अब देखिए इसका मैं एक लेटर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप उसको लिखेंगे बेटा। तो देखिए औपचारिक पत्र होता है हमारा फॉर्मल लेटर। मैंने इसके अभी जितने भी पॉइंट थे, कैसे कैसे आपको हेडिंग डालनी है, वो अभी मैंने आपको डिटेल में बताई थी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अब देखिए ये हो गया हमारा विषय। ठीक है, अब देखिए क्या है, मेरे पास जो हेडिंग आई है, विषय पत्र क्या होता है। हाँ देखिए, मैं शिल्पी विषय पत्र ही बताने वाला हूँ। अब देखिए बेटा, जैसे आपको जो टॉपिक दिया गया, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की समस्या के संबंध में नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखे, यानी आपका जो भी क्षेत्र है वहाँ पे गंदगी है और गंदगी दूर करने के लिए आपको नगर पालिका को बेटा पत्र लिखना। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 1 प्रेषक का पता, यानी कि अपना पता लिखेंगे, जो आप भेज रहे हो अपना डालिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे, किस तारीख को आप भेज रहे हो। फिर लिखेंगे यहाँ पे सेवा में नगर पालिका अधिकारी, और डालेंगे नगर पालिका का नाम, यानी कौन सी नगर पालिका है वो। अब मान लीजिए ऐसे डाल दीजिए कि सेवा में, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे डालें नगर पालिका अधिकारी, और जो भी है मान लीजिए फतेहगढ़ है या उत्तर प्रदेश है तो वो नीचे डाल दीजिए। फिर अब देखिए विषय आया बेटा। ठीक है, शिल्पी समझ लीजिए विषय क्या होता है। अब आप लेटर किसको लिख रही हो बेटा, नगर पालिका अधिकारी को। किस लिए लिख रही हो बेटा, गंदगी के लिए। तो आप देखिए क्या लिखो, क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के संबंध में। देखिए हेडिंग हो गई विषय। विषय में यही लिखा जाता है आपका कि वो टॉपिक है वो किस पे रिलेटेड है। तो आपने लिखा डायरेक्ट, देखिए 2 लाइनों में खत्म, क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के संबंध में, यानी गंदगी के संबंध में हम उनको बताना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे केवल मेंशन करना। ये होता है बेटा विषय। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, आप फिर उसके बाद यूज करेंगे महोदय या महोदया, मैं आपके क्षेत्र का निवासी हूँ। आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं वो लिखिए, निवासी हूँ मैं आपको हमारे क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी आप हो। ठीक है, समस्या का वर्णन करें, यानी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ गंदगी है, वो साफ सफाई सही से नहीं होती, इसको जो भी आपका है उसका आप यहाँ पे बेटा वर्णन कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है इसीलिए। ठीक है,
फिर लास्ट में आप पैराग्राफ चेंज करें, लेकिन अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए उचित कदम उठाएं बेटा, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने बताया कि आप उसको धन्यवाद भी बोलेंगे, तो धन्यवाद लिख दीजिए। फिर लिखिए भवदीय या भवदिया, तो ठीक है। उसके बाद अपना नाम डाल दीजिए और अपने साइन कर दीजिए। तो ये हो गया बेटा हमारा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए बेटा, अब आता है अनौपचारिक, तो उसको हम लोग देख लेते हैं अनौपचारिक वाले को। तो अनौपचारिक वाले को और देख लेते हैं। देखिए बेटा, अनौपचारिक क्या होता है, ये होता है बेटा इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास एक लेटर है, अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश में घूमने जाने के बारे में पत्र, यानी जब आपकी छुट्टियां होती है गर्मी की, उस टाइम अपने मित्र के साथ घूमने जाने के लिए आपको पत्र लिखना है बेटा। तो देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखोगे, आपका पता, यानी नंबर 1 आपका पता हो गया, ठीक है। मैंने अभी ये पूरी डिटेल में बताई थी, आप देख सकते हो प्रेषक का पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन, फिर पत्र का मुख्य भाग, समापन, और फिर लास्ट में बेटा अपना नाम। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, पहले आपने अपना नाम डाला, उसके बाद बेटा दिनांक पड़ेगी आपकी, फिर आप लिखोगे यहाँ पे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें ग्रीष्मावकाश में घूमने जाने के बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी योजना के बारे में बताएं, यानी कि आप कहाँ घूमना जाना चाहते हो, किस लिए जाना चाहते हो, किस ट्रिप पे जाना, उसके बारे में आप यहाँ पे विस्तार में बता सकते हो। फिर आगे नीचे लिखोगे लाइन चेंज कर, तुम्हारे जवाब का इंतजार है, क्योंकि आपने उसको लेटर लिखा है, अब वो अपना जवाब देगा आपको, तो उस जवाब का आपको इंतजार रहेगा बेटा। नीचे लिखोगे तुम्हारा प्यारा और अपना नाम लिख दीजिए। तो ये होता है बेटा हमारा अनौपचारिक पत्र, और एक होता है हमारा औपचारिक पत्र। तो दो तो बेटा आपके लेटर हो गए, एक कौन सा था बेटा औपचारिक और दूसरा था अनौपचारिक। क्लियर। तो आज का जो मैंने वीडियो आपको बनाया था बेटा, ये आपको एग्जाम में 9 नंबर आपके कंप्लीट करा सकता है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से एग्जाम में लिखोगे तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अधिक से अधिक वीडियो को सभी बच्चे बेटा देख लें, जिससे सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके बच्चों, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब में क्या लिखोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है हमारा कि सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर बेटा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है पेपर देखकर घबराएं नहीं, यानी पेपर देख के बेटा आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे, हड़बड़ी में क्या करोगे, आपको जो चीज़ आती है वो भी आप भूल जाओगे। तो टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। टेंशन बिल्कुल ना, विदाउट टेंशन आप पेपर दें। आप अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए, जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप बेटा कॉपी लिख पाओगे। ओके। अगला पॉइंट है हमारा, कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरें, यानी जो आपका पहला पेज होता है बेटा उसको आप बहुत ही सावधानी से भरिए, ठीक है। आगे है क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ें। फिर है दूसरा है कि कॉपी पर साफ सुथरा लिखें, यानी कॉपी को बेटा बहुत अच्छे तरीके लिखें, ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं बता दूंगा कि किस तरीके अगर कटिंग करनी भी है तो आप कैसे कटिंग करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में। व्याकरण पर विशेष ध्यान दें बेटा, व्याकरण क्या है, व्याकरण पे आपको विशेष ध्यान देना है। जो आपका रीडिंग पोर्शन है वो तो आप एक बार पढ़ दोगे, थोड़ा आप बना के भी लिखोगे तो भी अंक आपको मिल जाएंगे, लेकिन रीडिंग जो ग्रामर सेक्शन है बेटा उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला है जितना जरूरत हो उतना ही उत्तर लिखें, यानी जितना क्वेश्चन में पूछा जाए बेटा आप उतना ही आंसर दीजिए, उससे बाहर आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लिखते रहो तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जो प्रश्न आ रहा हो उसे पहले करें बेटा, यानी जो प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न को आप पहले करें, ठीक है। बाकी के प्रश्न आप छोड़ते जाइए, बाद में आप उनको कर सकते हो, लेकिन जो आपको प्रश्न अगर आता है तो उस प्रश्न को आप सबसे पहले कीजिए। ओके। अगला पॉइंट हमारा सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें, यानी कि आप ये ना समझें कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन कम आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है आपको, क्वेश्चन आपको पूरा सोल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप उसको बना के भी लिख दीजिए, जो भी आपको चैप्टर के बारे में पता था उसको आप लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को अंडरलाइन करें, यानी जो महत्वपूर्ण शब्द हमारे होते हैं, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको कोई डेफिनेशन पूछी गई है, अलंकार पूछा गया आपसे, निबंध पूछा गया, मान लीजिए पर्यावरण के ऊपर निबंध है, तो पर्यावरण शब्द जहाँ पे आए तो आप पर्यावरण को अंडरलाइन कर दीजिए, उससे क्या होता है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, तो एग्जामिनर को दूर से वो चीज़ दिखाई पड़ने लगती है, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर, मैंने आपको बताया कि अंडरलाइन करना जरूरी है। फिर है कॉपी में लेफ्ट साइड मार्जिन अवश्य दें,
यानी जो हमारी कॉपी होती है उसमें एक तरफ लाइन कर ली, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, ये लिखने की जगह, क्योंकि कॉपी जो आती है वो बिल्कुल सादा होती है, तो आपको स्केल से उसमें लाइन करनी पड़ेंगी वहाँ पे, ठीक है। और है अगला पॉइंट है कि आवश्यक चित्रों को जरूर बनाएं, ठीक है। कापियों को रोल नंबर जरूर यानी कि जो कापी होता है बेटा, हर पेज पे आपको रोल नंबर लिखना चाहिए। जो ऊपर हाशिया टाइप का आपने देखा होगा, तो वहां पर अपना कापी का रोल नंबर अवश्य लिखें, ठीक है। कापी पे रोल नंबर अवश्य लिखें, जिससे आपकी कापी भी बदली नहीं जा सकती। बहुत से क्या होता है, कभी कभी किसी बच्चे कापी बदल जाती है, वैसे ये होता नहीं है, लेकिन अगर एक्स वाई ऐसा होता है, लेकिन अगर आप जब का रोल नंबर आपका लिखा होगा सभी कापी पर, तो आपकी कापी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगला है कि कापी शांति से लिखें, यानी कि जब आप कापी लिख रहे हो, पेपर में आंसर लिख रहे हो, तो बेटा माइंड को एकदम फ्रेश रखिए, एकदम फ्रेश रखिए। कोई भी उसके अंदर आपके अंदर डाउट नहीं हो, जो आपको आता है वो आप लिखिए। आप ये मान के चलिए कि आपको पूरा पेपर आता है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हमारे कुछ पॉइंट थे बेटा, जो सभी बच्चों के लिए कॉमन है, इतना आपको आता भी होगा, सभी ने आपको बताए भी होंगे। अभी लिखने के लिए आपको दो या दो से अधिक पेन बेटा आप साथ रखें, मैंने ये चीज़ पहले ही बताई है कि लिखने के लिए आप दो से अधिक पेन साथ रखें। साथियों, परीक्षा में के लिए हमेशा दो से अधिक पेन रखना चाहिए, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, पेपर आपको हमेशा दो से यानी कि एक्स्ट्रा पेन होना जरूरी है। आप दो काले और दो नीले, इस चार पेन तो आपके पास होने ही चाहिए बेटा। और क्या है, प्रश्न संख्या और हेडिंग वगैरह जो आप लिखते हो, वो काले और थोड़े मोटे पेन होने चाहिए, तो हेडिंग थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई बेटा कि नए पेन से तो बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। नया पेन अगर आपके पास है बेटा, तो नए पेन से तो बिल्कुल ही ना लिखें आप, ठीक है। क्योंकि नया पेन, मैंने आपको बताया, आपको बोर्ड परीक्षा में या किसी भी अन्य परीक्षा में नए पेन से बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए बेटा, ये मेरा मानना है। तुरंत खरीदे हुए पेन में कुछ समय तक स्मूथ नहीं चलते, यानी जब आप कोई नया पेन खरीदते हो तो बेटा, तो वो नया पेन कुछ टाइम तक स्मूथ यानी सही तरीके से नहीं वर्क करता है। तो जब आप उसको घर पे चला लोगे, तो फिर वो स्मूथ वर्क करने लगेगा, ठीक है। ऐसे में कुछ परीक्षार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी, नए पेन से सीधे बोर्ड परीक्षा में लिखकर अपनी लिखावट क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। यानी कि जब आप नया पेन खरीदोगे, वो पेन चल ही नहीं रहा होगा सही से, तो वो खराब, यानी कि उसको आप थोड़ा चलाएंगे, घर पे दो तीन पेज लिखेंगे नए पेन से, तो वो पेन सही आ जाता है। तो पहले पेन जो आप खरीदे हो, उनको आप घर पे चलाइए, उसके बाद ही कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर को आप सही से पढ़िए, ठीक है। कुछ परीक्षार्थी क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिला हल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ें आपको बेटा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पूरा क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को सर्कल कर लीजिए, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर भी दीजिए बेटा, ठीक है। और बाद जैसे अब क्या किया, कुछ पेपर मिला आपको, आपने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दिया हल करना, ठीक है। बाद में उन्हें पता चलता है कि इस प्रश्न का हल ही नहीं करना था। अब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है उसका आपको हल ही नहीं करना था, आपने ऊपर हेडिंग पढ़ी ही नहीं कि हमें तीन ही प्रश्न के उत्तर देने थे, आपने चार प्रश्न के उत्तर दे दिए, तो अब आपने चार प्रश्न के उत्तर दिए, तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, और आपने अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया। तो इसलिए पहले प्रश्न को पढ़िए, जितना कहा जाए उतना ही उत्तर दें, ठीक है। अगर ठीक है, तो इसका आंसर दे कम, केवल 60 शब्दों में ही लिखना है, यानी कि आंसर को 60 शब्दों में लिखो, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बेटा, हम आपको कॉपी दिखा देते हैं, ठीक है। मैंने हैंड राइटिंग में कॉपी लिखी है, और आप कॉपी बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, तो आपको नंबर मिलेंगे। देखिए, राइटिंग अगर आपकी थोड़ी अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन बेटा कॉपी जो लिखी जाती है उसका तरीका सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक कॉपी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास बोर्ड की एक कॉपी है, एक बच्चे ने हमारे लिखी है सेंटर पे, जो हमारे सेंटर पढ़ता है हमसे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको कॉपी दिखा दूँ, किस तरीके से आप कॉपी को लिखेंगे। देखिए, ये एक कॉपी है हमारे पास, इसको थोड़ा सा सही कर दें जिससे बच्चों को दिखाई पड़ सके, ये ठीक है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कॉपी है, ठीक, ठीक है, सही बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए बेटा, ये हमको एक कॉपी दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। जैसे हमने, मेरे पास प्रश्न नंबर 21 है, हाई स्कूल के लिए है, क्योंकि 20 अंक के आपके बहुविकल्पी आते हैं, जो आपको बेटा OMR पे करने हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पहले ही क्वेश्चन था यहाँ पे,
कि पहले क्वेश्चन क्या था, उत्तर नंबर देखिए प्रश्न नंबर 21 था, तो हमने प्रश्न डाला उत्तर नंबर 121 का गद्यांश हम लोग लिख रहे, तो हमने यहाँ पे डाला। देखिए उसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी की है, तो ऐसे ही आपको वहां पर भी अंडरलाइन करनी चाहिए, ठीक है, और करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे संकेत, आपको देखिए संकेत के नीचे भी मैंने अंडरलाइन की है। अब देखिए संकेत में बेटा हमारे पास क्या क्या था, कि जो आपको पैराग्राफ दिया जाए वो उसके आप दो शब्द दीजिए, कुसंग का, फिर आप डॉट डॉट कर दीजिए, उठाती जाएगी, ठीक है, लास्ट के 2 बार लिख दीजिए, शुरू के 2 बार लिख दीजिए। फिर उसमें आप डालेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आप देखिए क्या था बेटा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित उत्तर लिखिए बेटा। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, उत्तर डाला आपने, फिर संदर्भ डाली, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसको पढ़िए, देखिए मैंने क्या लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड, अब देखिए मैंने हिंदी गद्य खंड के नीचे अंडरलाइन की है, तो ऐसे ही आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मित्रता यानी कि चैप्टर का नाम है बेटा, तो चैप्टर का नाम जब भी है तो भी आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए। नामक पाठ से लिया गया जिसके लेखक, अब देखिए लेखक का नाम मैंने लिखा, तो देखिए उसको भी मैंने अंडरलाइन किया है, कौन है लेखक, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ओके। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो शब्द रेखांकित किए जाए उन्हीं की केवल आपको व्याख्या करनी है, ना कि पूरी व्याख्या आपको करनी है। तो देखिए रेखांकित अंक की आप इस तरीके से व्याख्या भी कर सकते हो। तो आप सभी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 2-2 अंक के थे, तो देखिए 2 अंक 2 अंक पूरा पूरा अंक आपको दिया गया है यहाँ पे। तो अगर आप इस तरीके से व्याख्या करेंगे तो आपको फुल अंक मिलेंगे। ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और दिखाते हैं आपको निबंध किस तरीके लिखेंगे आप सभी। देखिए ये हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, ठीक है, 22 है, वैसे 2 मान लीजिए या 22 मान लीजिए। अब देखिए इसका हमें लिखना उत्तर संख्या 22, और इसका हमारे पास है पदधांश। पहला हमारे पास क्या था बेटा, गद्यांश था, अब हमारे पास क्या है, पदधांश है। तो देखिए बेटा, अब इसमें हमने पहले क्या लिखा, संकेत लिखा, सुन सुंदर, डॉट डॉट कंज कली। अब देखिए इसका हमें क्या करना, उपयुक्त पदार्थ का संदर्भ लिखना। अब संदर्भ में बेटा क्या लिखा जाता है, संदर्भ में आपको ध्यान देना, एक तो पुस्तक का नाम, यानी कौन सी पुस्तक है वो लिख दीजिए, और लेखक का नाम लिखा जाता है बेटा, और हमारा कौन सा चैप्टर का नाम है वो लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा प्रस्तुत पदार्थ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड, देखिए मैंने अंडरलाइन किया, तो ऐसे ही आपको भी अंडरलाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और खंड का आपके वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता बेटा कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आप इस तरीके से अगर कॉपी बोर्ड में लिखोगे तो आपको अंक मिलेंगे। ओके। आगे बढ़ते हैं, और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा कि जो पद्यांश और गद्यांश दिया जाएगा उसकी व्याख्या किस तरीके से की जाएगी। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए, ये भगवान राम उनके पति थे, तो देखिए अंडरलाइन किया मैंने। तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड होते हैं, तो उनको आप अंडरलाइन जरूर करें बेटा, ठीक है। अब काटने का तरीका मैं यहीं पे बता दूं, समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपको लिखना था यहाँ पे बेटा राम, ठीक है, आपसे लिख गया ये, तो आप क्या कीजिए बेटा, इसको केवल ऐसे कर दीजिए 20 से एक लाइन, ये कट गया। अगर एग्जामिनर सही से पढ़ेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा तो कटा हुआ है, अगर नहीं निगाह पड़ती तो सही चला जाएगा। तो एक ही लाइन कीजिए, आप बार बार ऐसे पूरा उसको जब तक पोत ना दो, इस तरीके का आपको बेटा काम नहीं करना, ठीक है। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, आपको अंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गद्यांश और पद्यांश मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम लोग, अब ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, इनका आंसर आप सभी देख सकते हो, मैं कॉपी का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, संस्कृत खंड से। अब देखिए बेटा, संस्कृत खंड से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक। अब देखिए संस्कृत खंड उत्तर संख्या 23 का संस्कृत है बेटा। अब देखिए इसमें क्या, पहले मैंने संकेत लिखा, दोनों में संकेत लिखा था, व्याख्या में संकेत लिखा जाता है। तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता, तो देखिए हमने यहाँ पे संदर्भ लिखा, प्रस्तुत संस्कृत अंश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भार संस्कृति के नामक से लिया गया है बेटा, ठीक है। इसका देखिए हिंदी में मैंने अनुवाद कर दिया, और हिंदी में अनुवाद आप सभी बच्चे कर सकते हो, बहुत ही सरल होता है अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़े होंगे तो। और हम यही मानते हैं कि सभी बच्चों की तैयारी कंप्लीट है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या 24 फरवरी के लिए सभी बच्चे रेडी हैं एग्जाम के लिए, सभी बच्चों की फुल तैयारी है, कोई बच्चा अपने आप को ये महसूस ना करे कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक दो पॉइंट देख लेते हैं, निबंध देख लेते हैं हम लोग।
ठीक, अब देखिए ये मेरे पास एक निबंध है, ठीक है बेटा। अब देखिए निबंध कैसे लिखा जाता है इसको पहले समझते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए ये मेरे पास निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है, किस तरीके लिखा है, देखिए उत्तर संख्या 26 में दिया गया हमको, 26 का का। तो देखिए बेटा निबंध किस तरीके से लिखेंगे उसको समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ऊपर मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, जिनका मुझे जीवन परिचय लिखना था उनकी मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। देखिए मैंने अंडरलाइन पूरा किया बेटा, अंडरलाइन आपको कंपलसरी है करना, ठीक है। बिल्कुल हेडिंग ऐसे ही डालिए जैसे मैंने डाल के दिखाई है। उसके बाद आप यहाँ पे डालिए महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बेटा क्या क्या दिए हैं, देखिए ये पॉइंट आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे तभी आपको अंक मिलेंगे बेटा। अगर आपको फुल अंक चाहिए तो बिल्कुल हूबहू ऐसी ही कॉपी आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पे जीवन परिचय दिखाया है, तो पहले मैंने लिखा नाम बेटा, तो नाम उनका जयशंकर प्रसाद था तो मैंने जयशंकर प्रसाद लिख दिया। जन्म कब हुआ बेटा, 1889 में हुआ तो मैंने उनका जन्म लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आता है जन्म स्थान, कि जन्म स्थान कहाँ था बेटा, तो वाराणसी। पहले इसको बनारस बोलते थे, अब उसको वाराणसी बोलते हैं, तो ये भी मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद पिता का नाम, अगर आपको पता है तो पिता का नाम लिखिए, श्री देवी प्रसाद बेटा था, तो पिता का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं लिख दीजिए बेटा, जितनी आपको पता है, जरूरी नहीं कि इतनी आप लिखो, दो पता दो लिखिए, एक पता एक लिखिए, जितनी आपको पता है उतनी आप बेटा लिख सकते हो यहाँ पे। तो कामायनी, छाया, तितली, आकाशदीप, ये उनकी क्या हो गई बेटा, रचनाएं हो गई। उसके बाद उनकी लिखनी है मृत्यु बेटा, तो मृत्यु उनकी कब हुई थी, सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और लास्ट पॉइंट आपका रहेगा भाषा शैली, तो भाषा संस्कृतनिष्ठ, अलंकृत और चित्रात्मक थी बेटा इनकी। तो ये जितने मैंने ये पॉइंट आपको बताए, ये पॉइंट बेटा आपको याद रहने चाहिए। ऐसे सीक्वेंस में आप लिखेंगे, इतने पॉइंट अगर आपने लिख दिए बेटा तो आप नीचे जो चीज़ लिखोगे एग्जामिनर उसको पढ़ेगा भी नहीं। इतना पढ़ने के बाद वो आपको तुरंत क्या करेगा, नंबर दे देगा, तुरंत आपको नंबर अंक प्रदान कर देगा बेटा, ठीक है। अब देखिए मैंने जितना चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में बताया है वही चीज़ मैंने नीचे भी लिखी है। देखिए केवल अगर आपको लंबा करना है तो आप नीचे लिख सकते हो। देखिए मैंने अभी आप चीज़ों को जो चीज़ें बताई हैं, देखिए यहाँ पे पीर गेमर, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं 92 मार्क्स पा सकता हूँ। अभी आपके पास टाइम है, पढ़िए, आराम से आएंगे नंबर। और पेपर ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप थोड़ा इजी इजी जितने भी टॉपिक हैं उनको एक बार रिमाइंड कीजिए। केवल ग्रामर सेक्शन देख लीजिए, निबंध देख लीजिए, आप उसको एक दो व्याख्या देख लीजिए, और पेपर सरल आएगा आपका, 100% हो जाएगा। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते ही हैं। तो देखिए जीवन परिचय में मैंने अभी जो लिखा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी के सराय बर्धन में हुआ था, ठीक है। ये देखिए मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा जैसा आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने सब की थी हिंदी उर्दू में, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। मैंने लिखने का पैटर्न आपको बता दिया किस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इनका पूरा जीवन परिचय हो गया। अब देखिए 5 अंक आया था बेटा, देखिए यहाँ पे 5 अंक तुरंत दिए गए, ठीक है। बिल्कुल कटिंग नहीं थी, साफ लिखा था, राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद 5 अंक दिए गए। क्यों, क्योंकि इसने प्रॉपर लिखा है बेटा, हेडिंग डाली है। नंबर हेडिंग के मिलते हैं, जो आप ये हेडिंग डालते हो रचनाएं, इनके अंक आपको दिए जाते हैं। तो देखिए रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना क्या थी बेटा, तितली थी, ध्रुव स्वामिनी थी, कामायनी थी, ये इनकी बेटा प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक दो देख लेते हैं, निबंध पद्यांत का दिखा देते हैं और निबंध भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है हमारे पास प्रार्थना पत्र बेटा, ठीक है। अब प्रार्थना पत्र भी देखिए किस तरीके लिखा जाता है, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए बेटा। अब देखिए प्रार्थना पत्र सभी बच्चों को लिखना आता होगा, एग्जाम में लिखाया भी जाता है, स्कूल में भी लिखाया जाता है, और कई कई बार लिखाया जाता है। तो देखिए कैसे लिखोगे आप सभी, तो लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का नाम, न्यू स्टेपिंग स्टोन इंटरनेशनल स्कूल कानपुर 000 कर दिए। जो भी आपका पिन हो वो आप डाल सकते हो, लेकिन पिन नहीं डालना चाहिए। कब लिखा वो डेट डाल दीजिए। अब आप 24 तारीख को एग्जाम दे रहे हो तो आप 24 फरवरी डाल दीजिए 2025, ठीक है। हमने यहाँ पे 9 फरवरी 2024 मेंशन कर रखा है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे आदरणीय महोदय, और फिर देखिए कामा लगाएंगे आप ये, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ पूरा। मैंने लिखा है कि सबने निवेदन है कि मुझे कल शाम को बुखार आ गया, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर का कहना है कि मुझे ठीक होने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा।
तो ये देखिए जो चीज़ें बोली गई वही आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अतः मुझे आपसे प्रार्थना है कि मुझे 10 से 11 तक का आपका देने का कष्ट करें, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। अगर लड़का है तो रहूँगा, लड़की है तो रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब देखिए इतना आपने लिखा, आपको 4 अंक दिए गए, यानी कि 4 अंक का ये और 5 अंक का आपका जीवन परिचय। देखिए बिल्कुल फुल अंक आपको बेटा दिलाएगा अगर आप ऐसे ही लिखते हो तो। तो ये था हमारा निबंध, सॉरी, एप्लीकेशन लिखने का तरीका, यानी प्रार्थना पत्र किस तरीके से आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे बेटा आपको अपना नाम नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप आवासा लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, लेकिन अपना नाम नहीं डालेंगे। ठीक है, नाम नहीं डालेंगे, विद्यालय का भी नाम नहीं डालेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास है बेटा पद्धांत का जीवन परिचय, सूरदास जी का है। अब देखिए सूरदास जी को मैंने किस तरीके से दिखाया है यहाँ पे कि 26 का फर्स्ट है सूरदास जी का महत्वपूर्ण, देखिए नाम सूरदास, जन्म 1473 ईस्वी। ठीक है, पिता का नाम, स्थान क्या था ये दिया गया, पिता का नाम रामदास जी, गुरु का नाम क्या वल्लभाचार्य जी था, रचनाएं कौन सी सूर सारावली थी, सूरदास था, साहित्य लहरी थी। ठीक है, भाषा इनकी कौन थी ब्रज भाषा थी बेटा, और शैली इनकी थी पद शैली। उनकी मृत्यु कब हुई थी 1800 वो सॉरी 1583 में। ठीक है, मृत्यु वाला कॉलम बेटा देखिए सबसे नीचे आ रहा है, तो आपका ऐसे ही बना होना चाहिए, सबसे नीचे ही आए तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से मैंने जितना यहाँ पे शॉर्ट में दिखाया वही चीज़ मैं नीचे लिखूंगा। देखिए हिंदी पद्य के इतिहास में सूरदास जी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में सम्मान के साथ लिया जाता है। सूरदास जी जन्म जो स्थान था वो 1473 ईस्वी का रुनकता में, ठीक है, गांव में हुआ था। इनके पिताजी जो है पंडित रामदास जी था। बचपन में वीर भक्त स्वभाव के कारण थे और इनका जो मन है वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक दो टॉपिक आपको दिखा देते हैं हम लोग। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इनका आंसर दे सकते हो। तो मैंने जो आपको आज बोर्ड की कॉपी दिखाई है व्याख्या थी हमारी, मैंने अभी आपको दिखाई थी जस्ट। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से अगर आप कॉपी बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको बेटा एग्जाम में फुल अंक मिलेंगे। आपका एक भी अंक कोई नहीं काट सकता अगर आप इसी टाइप से क्वेश्चन का आंसर अगर एग्जाम में देते हैं तो आशा करते हैं बेटा कि जो आज का हमारा वीडियो है वो आप सभी के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। 24 फरवरी को जो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए बेटा। तो ऐसे ही अगर आप कापी बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको बेटा फुल अंक मिलेंगे। 20 अंक का आपका OMR है तो वो OMR बेस ही रहेगा बेटा। तो सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर कर दें जिससे और भी बच्चों का प्रॉफिट हो सके। ओके बच्चों, थैंक यू। तो यहाँ पे बच्चों मैं आज हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप निबंध किस प्रकार लिखेंगे। देखिए होता क्या है बच्चों, आपको निबंध आता है उसके बावजूद भी आपके नंबर कट जाते हैं बच्चों। क्यों कट जाते हैं उसका रीज़न बच्चों होता है कि आप प्रॉपर हेडिंग नहीं बनाते हो, और जब आपकी प्रॉपर हेडिंग नहीं बनी होती है बच्चों तो नंबर कटना स्वाभाविक होता है। तो देखिए बच्चों आज मैं उसी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ आपसे कि देखिए निबंध को किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, और किस तरीके से उसको आप लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के एक सुविचार से। और देखिए बच्चों आज का सुविचार क्या है, आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छा सुविचार बनाया हुआ है एक। देखिए सभी बच्चे पढ़ेंगे और जो भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं वो सभी बच्चे एक बार कमेंट भी करेंगे। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे आपके लिए सुविचार ले रखा है, सफलता परेशानी के बाद मिलती है। जो सफलता है बच्चों वो परेशानी के बाद मिलती है पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। यानी कि आपको सफलता बच्चों ऐसे ही नहीं मिलती है, सफलता आपको बहुत ही परेशानी के बाद मिलती है बच्चों। और सफलता तभी मिलती है जब आपको परेशानी होगी। ये एक बॉन्ड होता है बच्चों कि जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपके पास मनी की प्रॉब्लम रहेगी बच्चों। ठीक है, तो क्या है हमारी शायरी एक बार फिर आप लोग देख लीजिए कि सफलता परेशानी के बाद मिलती है पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। यानी कि सफलता जो हमारी है पहले प्रयासों में रहती है लेकिन उसके बाद ये हमेशा हमें
बहुत ही प्रयासों के बाद हमें मिलती है, तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा कटता है बच्चों। सक्सेस इज अनयूजुअल इन इनिशियल अटेम्प्ट बट इट कम आफ्टर स्ट्रगल। ठीक है बच्चों, स्ट्रगल के बाद मिलती है। और चलते हैं हम लोग और देखते हैं किस तरीके से हम बच्चों निबंध लिखेंगे। ठीक है, तो डोंट मिस क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है 9 to 12। तो इसको हम लोग देखेंगे कि निबंध किस प्रकार बच्चों लिखा जाता है हिंदी व्याकरण में। देखिए, व्याकरण बच्चों किसी भी क्लास की एक ही होती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पे 9 to 12 सभी बच्चों के लिए कर रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग और किस तरीके से आप लिखेंगे, उसके शीर्षक क्या रहेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट बिंदु होते हैं, इनकी मैं एक पहले तो आपको मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आप बोर्ड में अच्छे नंबर पा सकते हो बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले जैसे आपको किसी का निबंध लिखना है, तो आप क्या करेंगे, उस निबंध के लेखन के मुख्य बिंदु होते हैं कुछ बच्चों, तो उनको आप देख नंबर 1 आप शीर्षक का चयन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई आपके एग्जाम में ही आपको कोई निबंध दिया गया, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है निबंध का शीर्षक ध्यानपूर्वक पढ़े। सबसे पहले आपको जो निबंध दिया जाए उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चे। और देखिए, यह आपके निबंध का मुख्य विषय होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया पर्यावरण संरक्षण हो गया बच्चों, महिलाओं की स्थिति हो गई, या प्रौद्योगिकी का प्रभाव हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे 3 ले लिए, आपको एग्जाम में आपके दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 2 नंबर 1 आपने क्या किया था, शीर्षक का चयन किया था कि कौन सा आपको निबंध लिखना है बच्चों। ठीक है, सेकंड पे आपने क्या करोगे, फिर उसकी भूमिका लिखोगे। भूमिका मतलब प्रस्तावना, यानी उसके बारे में लिखोगे। ठीक है, तो निबंध की शुरुआत में उसका संक्षेप में परिचय दें, यानी आपको 2 से 4 लाइनों में पूरा डिटेल आपको बता देनी है कि आप इस शीर्षक पे क्या चीज़ लिखने वाले हो और किस किस के क्षेत्र में आप बताने वाले हो। तो ये आपको बिल्कुल आपको वहीं पे बता देना है, प्रस्तावना में बिल्कुल संक्षेप में आपको बताना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, आप विजुअल दिखाइए। ठीक है, देखिए फिर आप क्या करेंगे आगे के बाद, वो भूमिका सबसे पहले शीर्षक का चयन कर लिया हमने, भूमिका का चयन करेंगे। भूमिका का चयन होने के बाद में देखिए हमको क्या देना, निबंध की शुरुआत में विषय का संक्षेप में परिचय दे दें, और भूमिका में विषय का महत्व और उससे संबंधित कोई प्रासंगिक विचार या उद्धरण अगर हो तो वो लिख दें। ठीक है, यानी कि उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको डिटेल में देना, केवल मेन हेडिंग होती हैं, तो हेडिंग आपकी बच्चों प्रॉपर बनी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब पर्यावरण मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, निबंध की हमारी भूमिका हो गई। ठीक है, कि पर्यावरण जो है वो मनुष्य के लिए अत्यंत जरूरी है बच्चों, और उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या हेडिंग डालनी पड़े। देखिए, पहली हेडिंग आपकी हो चुकी है बच्चों, शीर्षक का चयन करना। दूसरी हेडिंग आपकी हो गई भूमिका यानी प्रस्तावना। और तीसरी हेडिंग आपके पास रहेगी, देखिए मुख्य नंबर 3 है कि मुख्य भाग, यानी इसमें आपको करनी है विवेचना। ठीक है बच्चों, अब देखिए विवेचना कैसे की जाती है वो भी मैं देखो अभी आपको बता, एक मैं एग्जाम्पल भी लिख के यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। देखिए बच्चों, यह निबंध सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, जो विवेचना होती है बच्चों, ये निबंध का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आप विषय के विभिन्न इसमें आप विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, इसमें आप डिटेल में बताते हैं उनके बारे में। विवरणात्मक लेखन, ठीक है, यानी कि थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है इसमें बच्चों। विषय के सभी पक्षों को विस्तार से समझाएं, यानी आप जो भी पॉइंट लिखने वाले हो उसको आप विस्तार से समझाइए वहाँ पे। ठीक है, उदाहरण दिया गया है, जैसे उदाहरण में क्या, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दें। यानी अगर आपने बोला है कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, या मान लीजिए कोई और भी चीज़ें हैं, तो आप उनको प्रूफ करें, वहाँ पे दिखाएं कि अगर वनों की हम कटाई करते हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके बारे में आप वहाँ पे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे एक बार हमारे चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर ले, शिव लर्नर्स एकेडमी और शिव मैथ एकेडमी। 2 चैनल हैं, दोनों चैनल मैंने इसलिए पास लिख दिए, लर्नर्स और मैथ 2 चैनल हैं बच्चों, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कारण और प्रभाव उनका। ठीक है, कारण और प्रभाव में देखिए आप क्या बताएंगे, विषय से जुड़े कारणों और उनके परिणामों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी अगली हेडिंग आएगी समस्या और समाधान। ठीक है, ये आपको हेडिंग ही डालनी पड़ेंगी, समस्या और समाधान। देखिए क्या लिखेंगे, यदि निबंध में समस्या है तो उसके समाधान पर भी प्रकाश डालें। और उदाहरण में जैसे आप देख सकते हैं कि पर्यावरण का जो मुख्य कारण है मानव की बढ़ती गतिविधियां हैं, जैसे वनों की कटाई हो गई और कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया। इसका समाधान पौधारोपण और कचरे के पुनर्चक्रण में किया जाता है। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हम पर्यावरण के जो प्रभाव से हमें बचना है, प्रदूषण से बचना है बच्चों, तो हमें पौधरोपण करनी, यानी अधिक से अधिक मात्रा में हमें क्या लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए बच्चों। ठीक है, तभी हम इससे बच सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे आपके 3 पॉइंट होंगे इसमें। एक तो आपको यहाँ पे विस्तार में समझाना है, दूसरा बच्चों आपको इसमें कारण और प्रभाव के बारे में बताना है, और तीसरा पॉइंट आपका जो बच्चों रहेगा वो समस्या और समाधान रहेगा बच्चों। ठीक है, समस्या और समाधान रहेगा। तो ये आप इनको पॉइंटों को डिटेल में लिख लें। एक दो बार जब आप लिखे, देखिए निबंध लिखना कोई कठिन नहीं होता बच्चों, ये आप भी जानते हैं और सभी बच्चे जानते हैं। देखिए बच्चों होता क्या, केवल उसकी प्रॉपर एक हेडिंग होती है, तो वो हेडिंग बनाना मुख्य काम होता है। और एग्जामिनर केवल यही बच्चों देखता है कि आपने हेडिंग अपनी सही से प्रॉपर बनाई है या नहीं बनाई है। ठीक है, इसीलिए मैंने जो कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, मैंने प्रॉपर हेडिंग बना के बताया कि ऐसा ही आप अगर एग्जाम में लिखते हो। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे बताया है निबंध के विषय का मुख्य, तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा शीर्षक, उसको मैंने अलग कलर कर दिया, यानी आप काले पेन से करेंगे उसको। फिर देखिए मैंने इसको अलग लिखा है, फिर ये भूमिका। ठीक है, तो देखिए मैंने सब प्रॉपर बाकायदे से लिखा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया। अगला देखते हैं हम, देखिए अगला नंबर 4 पॉइंट हमारे पास आएगा बच्चों, उपसंहार। ठीक है, इसमें हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं बच्चों, यानी कि जो हमने अभी टॉपिक में लिखा है उसका निष्कर्ष यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए इसमें निष्कर्ष में हम लोग क्या क्या लिखते हैं बच्चों, देखिए इसमें लिखेंगे निबंध का समापन करते हुए विषय का सारांश दें। यानी यहाँ पे हम चैप्टर जो हमने निबंध लिखा है उसको हम लोग फिनिश करेंगे, तो उसका आपको यहाँ पे सारांश देना होगा। सकारात्मक और प्रेरणात्मक विचार दें, यानी यहाँ पे आप पॉजिटिव व्यू दें, यानी हर चीज़ अच्छा अच्छा बताएं कि ये करने से ये हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपने सजेशन भी दे सकते हो, यानी मोटिवेशन आपको यहाँ पे करना है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, यानी पर्यावरण का संरक्षण जो है वो बच्चों सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। अगर कदम उठा लेते हैं बच्चों, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बहुत ही सुरक्षित रहेंगी और सजग रहेंगी। ठीक है, निबंध के लेखन में ध्यान देने योग्य कुछ बातें भी होती हैं बच्चों। देखिए क्या होती है, नंबर एक हमको दिया गया है संधि और व्याकरण की शुद्धता, यानी यहाँ पे आपको संधि और व्याकरण इनका आपको विशेष महत्व देना है बच्चों। अशुद्ध शब्दों और वाक्यों से बचें, यानी कि अगर यहाँ पे हिंदी में यही मेन होता है बच्चों, व्याकरण, और इससे आपको बचना है। ठीक है बच्चों, अगला इसी में आपको पॉइंट दे रखा है कि सजग और सटीक शब्दों का प्रयोग करें बच्चों, यानी कि एकदम सटीक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भी आपको अच्छा होगा। ठीक है, नंबर 3 दिया गया बच्चों, अलंकार और मुहावरों का समावेश करें, यानी अपने निबंध में आप बीच बीच में मुहावरे शब्द का भी प्रयोग करते जाएं। ठीक है, निबंध को प्रभावी बनाने के लिए उदाहरण जैसे सूरज के सामने चमकती हमारी संस्कृति को हम पर्यावरण से बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सूरज को भी ला दिया पर्यावरण में। ठीक है, और चमकती हुई हमारी संस्कृति को पर्यावरण से बचा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन लग रही है बच्चों, है। तो इस तरीके से आप अपने नई नई लाइनें भी उसके अंदर डाल सकते हैं, यानी मुहावरे और अलंकार उसके अंदर सेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नंबर 4 देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, पैराग्राफ का संतुलन, यानी पैराग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, उसका भी आपको संतुलन रखना है। जैसे हर भाग को समान रूप से महत्व दें। अब ऐसा नहीं एक आपने पार्ट लिख लिया उसको 4 पेज में भर दिया और दूसरे पार्ट को आप 2 ही लाइनों में खत्म कर रहे हो, तो ऐसा भी आपको बच्चों नहीं करना है। उस पैराग्राफ का भी आपको संतुलन रखना है कि मान लो एक पैराग्राफ अगर हमारा 6 लाइनों में खत्म हो रहा है तो दूसरा पैराग्राफ हमारा 5 या 4 लाइनों में भी खत्म हो जाए। ठीक है, यानी बिल्कुल इक्वल इक्वल रहे, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चल जाता है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक पैराग्राफ को 3 पेजों में कर रहे हो या 2 पेजों में कर रहे हो और एक पैराग्राफ को आप 2 ही लाइनों में समाप्त कर रहे हो, तो ये गलत होता है। ठीक है, अगला है पॉइंट 5, सौंदर्यपूर्ण प्रस्तुति, यानी साफ सुथरे और सुंदर लेखन से निबंध का आकर्षक बनाएं। देखिए बच्चों मैंने आपको ये भी कई बार बताया है कि आप कटिंग से बचें, कटिंग आप बिल्कुल ना करें। अब जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा है यहाँ पे संसार, ठीक है,
संसार लिखा। अब मान लीजिए आपका अगर गलत हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो आपको केवल सिंपल क्या करना होता है काटने के लिए, आप इसमें एक बीच में ऐसे करके एक लाइन कर दीजिए, ठीक है, आपका कट गया। अगर एग्जामिनर देखेगा तो कटा हुआ है, नहीं देख रहा तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सही लिखा ही है। अगर आप जब इस तरीके से काटते हो पूरा माँ और उसको काला ही काला कर देते हो इस तरीके से, तो अब आप खुद देखिए, अगर आप अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके के टाइप का करोगे तो बच्चों को दूर से दिखाई पड़ेगा, ये चीज़ आपकी दूर से दिखाई पड़ जाएगी कि ये हमारी गलत है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से काटने से आप बचें, और इस तरीके से काटने से आपके नंबर भी बच्चों कट जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर गलत प्रभाव सोचता है उस पर और नंबर आपका कटता है बच्चों, ठीक है। तो ये इतना हो गया। आगे देखिए निष्कर्ष में हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष हो गया, उसका देखिए हमारा आएगा उदाहरण में, देखिए हम लोग क्या देंगे, निबंध का प्रारूप देंगे, ठीक है। अब निबंध का प्रारूप बच्चों जैसे क्या हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए अब विषय हमारा, मान लीजिए हमारा कोई विषय था पढ़ाई में अनुशासन का महत्व, मान लीजिए हमने कोई निबंध ले रखा था पढ़ाई में अनुशासन का महत्व ले रखा था। एग्जाम्पल के तौर पे एक निबंध हमने लिया है, जो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया पढ़ाई में अनुशासन का महत्व, ये हमने एक निबंध ले रखा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे प्रस्तावना। अभी मैंने आपको बताई, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें प्रस्तावना लिखेंगे। और प्रस्तावना में देखिए क्या लिखेंगे, मैंने प्रस्तावना आपको यहाँ पे बता रखी है कि अनुशासन सफलता की कुंजी है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए बच्चों मैंने 2 ही लाइनों में पूरी प्रस्तावना खत्म कर दी है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसके मुख्य वाक्य क्या होंगे, अनुशासन का अर्थ और महत्व, यानी कि आप अनुशासन का अर्थ बताइए और उसका महत्व बताइए कि अनुशासन में रहने से हमें क्या प्रॉफिट या क्या लाभ हमको मिल सकते हैं, ओके। अगला इसी पॉइंट है हमारे पास सेकंड वाला कि अनुशासन का शिक्षा में योगदान, यानी कि अनुशासन का हमारे शिक्षा में कितना योगदान है उसके बारे में आप सभी बताएंगे। ये तो आपको जानते ही होंगे शिक्षा में अनुशासन का कितना महत्व होता है बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट है अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, यानी कि अगर हम अनुशासनहीनता में रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कॉलेज ही है और कॉलेज में हम किसी टीचर की बात नहीं मानते हैं या ऊट पटांग बात करते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं अनुशासनहीनता में, या कुछ भी आप अगर करते हो एक्टिविटी गलत, तो वो सब हमारे अनुशासनहीनता में आती हैं बच्चों। तो इससे आप पर भी प्रभाव पड़ता है, विद्यालय के जो और बच्चे होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है बच्चों, और आपके जो समाज के लोग हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ों से आप बचें बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है, ठीक। फिर आता है निष्कर्ष। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे निष्कर्ष में आपको लिखना है कि अनुशासन का पालन करके विद्यार्थी न केवल शिक्षा में सफल होता है बल्कि समाज का आदर्श नागरिक भी बन सकता है। देखिए निष्कर्ष हो गया, निष्कर्ष भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। प्रस्तावना में आप जितना मैंने लिखा है अगर इसी पे निबंध आता है तो आप इतना लिख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और निष्कर्ष में आप जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इतना आप लिखेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। और इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, ये थोड़ा विस्तार में होता है बच्चों। अभी मैं आपको एक पूरा निबंध का प्रॉपर सेटअप करके दिखाऊंगा, पूरा एक निबंध में बताऊंगा। जैसे आप हमारी हेडिंग ही देख सकते हो, मैंने डाला है पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण पर मैं आपको पूरा प्रॉपर निबंध बताऊंगा लिख के, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये रहा हमारे पास पर्यावरण संरक्षण वाला, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण पे, आज हम निबंध देखने वाले हैं बच्चों, और इसका हम लोग देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। देखिए पर्यावरण संरक्षण बच्चों एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आप चाहें तो इस तरीके से इसको डिजाइन भी बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और हेडिंग आप बीच पेज पे ही डालेंगे, जैसे मैंने डाल रखा है पर्यावरण संरक्षण, तो आप ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हम उसकी भूमिका लिखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसकी भूमिका लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए भूमिका क्या है बच्चों, पर्यावरण वह आधार है जिस पर समस्त जीव जगत निर्भर करता है, यह हमें जल वायु भूमि वनस्पति और जीवों का अद्भुत संतुलन प्रदान करता है बच्चों, ठीक है। आधुनिक युग में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है, ऐसे में पर्यावरण संरक्षण का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यानी आज का जो हमारा युग है बच्चों, इसमें पर्यावरण का महत्व बहुत ही अधिक है और हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है अपने पर्यावरण का, और आपने देखा हो गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ही ध्यान दे रही है बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों क्या है, देखिए अगली हेडिंग आपकी रहेगी पर्यावरण का महत्व, ठीक है। अब देखिए महत्व में आप क्या लिखेंगे, देखिए पूरा मैंने यहाँ पे दे रखा है, आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। देखिए पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है,
यह स्वच्छ वायु, पीने योग्य जल, उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है। जीवों और पेड़ों के बीच का संतुलन, जलवायु का सामंजस्य और जैव विविधता पर्यावरण के ही कारण बच्चों क्या हैं, ये हमारे संभव हैं बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हम लोग इसको। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दे, और जिसने अगर चैनल को बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें सभी बच्चे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है बच्चों, पर्यावरण से खतरे। अब देखिए पर्यावरण से हमें क्या क्या खतरे हैं, तो देखिए बच्चों खतरे हमारे क्या हैं। आज का आधुनिक जीवन पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है बच्चों, ठीक है। नंबर 1 आप पॉइंट डाल के ही लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। देखिए नंबर 1 वनों की कटाई। अब देखिए वनों की कटाई है क्या बच्चों, कि बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरीकरण के कारण वनों का विनाश हो रहा है, यानी कि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो हमारे पास रहने के लिए जगह कम पड़ रही है बच्चों। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि अब जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर गांव की तरफ भागते हैं और अपना आवास बनाने के लिए सोचते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यानी कि वनों की कटाई हो रही है बच्चों, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या रहेगा हमारा, प्रदूषण। अब देखिए औद्योगिक और वाहनों में धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है बच्चों, रासायनिक कचरे से जल, भूमि और प्रदूषण हो रहा है। जैसे आपने देखा हो प्लास्टिक, अगला पॉइंट ही हमारा है बच्चों प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक उपयोग क्या है, अब ज़्यादातर हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, जैसे आपके पॉलीथीन हो गई बच्चों, आपके जितने भी आप जो भी लाते हो बॉक्स लाते हो, देखते हो ज़्यादातर वो सब प्लास्टिक का ही होता है। आजकल आइटम 90% बच्चों प्लास्टिक का ही आने लगा है, ठीक है। तो प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग से पृथ्वी और महासागरों में प्रदूषण बच्चों क्या और हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और देखिए नंबर 4 हमारा क्या है, जल संकट। अब देखिए जल संकट बच्चों क्या है, जल का दुरुपयोग, यानी जैसे आपको नहाना है मान लीजिए और आपने नल खुला छोड़ दिया, अब पानी चल रहा है बच्चों, तो ये भी जल का एक संकट ही है बच्चों। आने वाले समय में जल का बहुत ही महत्व बढ़ने वाला। अभी भी आप देख सकते हो कहीं कहीं इलाकों में जल का बहुत ही अभाव है बच्चों, तो वहाँ उन लोगों को जल नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए बुंदेलखंड हो गया, राजस्थान हो गया, इन इलाकों में बच्चों पानी का बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो पानी का आप सभी बच्चों विशेष ध्यान रखें, ठीक है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए आपको ये चीज़ सोचना है। देखिए जल का दुरुपयोग हो गया, जल स्रोतों का दूषित होना भी एक बड़ी समस्या है। तो देखिए बच्चों मैंने पर्यावरण के खतरे ओनली 5 पॉइंट में ख़त्म यहाँ पे कर दिए हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल सटीक लिखा, आपको अच्छा भी दिख रहा होगा। और ऐसा ही अगर आप वहाँ पे लिखते हो तो देखिए मैंने केवल 5 से 6 लाइनों में लिखा है बच्चों, और एग्जामिनर इसमें आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बच्चों आंसर देना होता है। देखिए मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिखा, एक एक लाइन में आंसर खत्म किया, केवल मैंने क्या किया यहाँ पे हेडिंग बना रखी है बच्चों, ठीक है। हेडिंग बनाने से क्या होता है, एग्जामिनर, हमने आपको पहले ही बताया कि आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर आपकी तरफ आकर्षित हो जाए बच्चों, ठीक है। जब एग्जामिनर को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ऑटोमेटिक नंबर आपको देने लगता है। आगे देख लेते हैं इसके महत्व के बारे में। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी जो हमारा पर्यावरण संरक्षण खराब हो रहा है, यानी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो उसका हम लोग किस तरीके से बचाव करें। तो देखिए बच्चों पहला पॉइंट हमारा है कि पौधा रोपण, यानी अधिक से अधिक मात्रा में हमें पौधरोपण करना चाहिए। यानी कि आप अपने आस पड़ोस में जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पे एक पौधा लगाएं सभी बच्चे, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट यही हो गया, सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप पेड़ लगाइए। और सेकेंड पॉइंट बच्चों रहेगा कि पुनर्चक्रण। क्या रहेगा बच्चों, पुनर्चक्रण। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, इसे हम बोलते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है। तो कचरे को पुनः उपयोग में लाना, यानी जो हमारा कचरा होता है बच्चों उसको एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा फिर से उसे उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिए इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पुनर्चक्रण। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा कि पर्यावरण वो प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है। पॉइंट डाल डाल के ही आप लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुओं को नियंत्रित करना, यानी कि इसको जो हमारा जो फैक्ट्री हो गई बच्चों इनसे जो धुआं निकलता है इस धुएं को नियंत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा बच्चों जल संरक्षण। अब देखिए जल संरक्षण क्या है, जल का विवेकपूर्ण उपयोग और बर्बादी को रोकना चाहिए बच्चों, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारे पास रहेगा प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ठीक है। यानी कम से कम मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग करिए। आप एक थैला आपके कपड़े का भी बना सकते हैं, आपने देखे होंगे, तो उस थैले को आप एक बार नहीं कम से कम 1000 बार यूज कर सकते हो।
तो अगर आप मार्केट जाते हो बच्चों तो आप पॉलीथीन से बचें। पॉलीथीन की जगह पे आप अपना जो कैरी बैग होता है हमारा प्लास्टिक उस कपड़े का, उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसको आप एक बार नहीं कई बार यूज कर सकते हो। तो इसके थ्रू हम लोग प्लास्टिक के थैले का उपयोग करने से बच सकते हैं, ठीक है। और कागज के थैले का उपयोग करना चाहिए, यानी कागज का थैला अगर हम उपयोग करते हैं बच्चों तो वो क्या होता है, जल्दी गल जाता है, ठीक है। अगर आप उसको कहीं पे भी डाल भी दोगे या अगर आप मिट्टी के अंदर गड़ा दोगे तो वो जल्द ही हमारा क्या हो जाएगा, गल जाएगा बच्चों, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारे पास सामूहिक प्रयास। देखिए सामूहिक प्रयास में हम लोग क्या लिखेंगे, सरकार, समाज और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से ही पर्यावरण बच्चों सुरक्षित रह सकता है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए इतना मैंने लिखा है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट निबंध हो गया है। किस पे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बच्चों ये हमारा प्रॉपर वीडियो इतना था, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको थोड़ा निष्कर्ष लिखना है। देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए आप सभी कि पर्यावरण संरक्षण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बच्चों आवश्यक है। यदि हम आज से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे तो पृथ्वी को एक स्वच्छ और हरित ग्रह बनाए रखें सकते हैं, यानी कि पृथ्वी हमारी हरी भरी है बच्चों, तो इसको हम लोग बनाए रख सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। देखिए निष्कर्ष में बच्चों कितना अच्छा मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको आप A to Z अगर कॉपी करके आप यही पूरा पेस्ट कर देते हो एग्जाम में, यानी आप याद करके अगर ये पूरा लिख देते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको जितने नंबर का आएगा तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, यानी एक भी नंबर आपका बच्चों कटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको शीर्षक दे देना है कि पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं। इस तरीके से आपको लास्ट में उसको लिख देना। जैसे आपका अगर पर्यावरण संरक्षण पे आया, आप कोई भी हो तो उसको आप शीर्षक एक बना दीजिए कि पेड़ बनाएं पेड़ पर्यावरण बचाएं। ये तो हमारा इसका शीर्षक हो गया क्योंकि पर्यावरण संरक्षण पे हम लोग लिख रहे थे, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोगों ने वीडियो को इतना प्यार दिया। सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए